गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली जो है वो पी ब्लॉक में लाई करती है। पी ब्लॉक जैसा हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के मोस्ट राइट में प्रेजेंट है ना। जैसे ये मैंने एक पीरियोडिक टेबल का डायग्राम, आउटर लाइन डायग्राम बनाया। ये वाला ब्लॉक एस ब्लॉक है, हम सब जानते हैं। ये डी ब्लॉक है ना, और ये पी ब्लॉक है, और ये जो नीचे एफ ब्लॉक है। जो आज की हमारी फैमिली है बोरॉन फैमिली, वो पी ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली है, ठीक है। और इसके मेन एलिमेंट जो है वो ये है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो इनको याद करने का एक मैं आपको ना आसान सा तरीका समझाता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है कि नहीं याद ही कैसे करेंगे। इसको याद करने का आसान तरीका बी ऑल जेंटल, ये शब्द बोलना आप सबने, बी ऑल जेंटल, मतलब बी ऑल जेंटल, बी फॉर बी, ऑल से ए एल, जेंटल, जेंटल, ठीक है ना। और इस फैमिली को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बोरॉन फैमिली पे मतलब कुछ इसके बारे में बताता हूं। जैसे बोरॉन हम सब जानते हैं कि मोस्टली रेयर एलिमेंट है, बट फिर भी नोन है। क्यों? क्योंकि बोरेक्स के ट्रेसिस में डिपॉजिट होता है, इस वजह से हम इसको जानते हैं। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो हमें पता ही है कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। मतलब ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम का नंबर है, यानी कि 8.3% ऑफ अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम की फॉर्म में। रिमेनिंग 3 मेंबर्स भी रेयर हैं, पर ये भी जिंक और लेड के ट्रेसिस में हमें सल्फाइड ओर की प्रेजेंस में हमें मिल जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है कि बोरॉन एक रेयर एलिमेंट है, बट बोरेक्स के ट्रेसिस में मिल जाता है, इसलिए नोन है। एल्यूमिनियम तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ही, और ये 3 एलिमेंट जो रिमेनिंग है ये भी रेयर है, बट जिंक और लेड के सल्फाइड ट्रेसिस में ये हमको मिल जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करने से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं बात। मतलब हमें जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहली जरूरत उसकी हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होनी चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP126, ये इस पूरी फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पर जो बोरॉन फैमिली है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, यानी कि s ऑर्बिटल तो फील्ड है और p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। बट इतना होने के बाद भी हमें एक छोटी सी डायरेक्शन मिल जाती है बच्चों। वो क्या? कि देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस के 3 से माइनस के 5 तक जा सकती है। अब जाएगी या नहीं जाएगी इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब हमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब ओवरऑल क्या हुआ इस फैमिली का कि हमें सिर्फ इतना सा पता लगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन, मतलब विद द एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन ऑल द मेंबर्स आर इन मेटेलिक नेचर, और जो बोरॉन है वो टिपिकल नॉन मेटल है, यानी कि बोरॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। बाकी के मेंबर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो बेटा इस फैमिली को देखो, मेरे पी ब्लॉक में क्या होता है कि हमें जब चैप्टर स्टार्ट करना होता है ना, तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो तो क्लियर हुआ कि बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ना है, और बोरॉन ऐसे ऐसे अबंडेंट है या रेयर है, ये भी हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 2 एस्पेक्ट हमें समझने हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है शेप, साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये केमिकली कैसे बिहेव करता है, मतलब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कैसे करेगा, व्हाटएवर जो भी है, जैसा भी होता रहेगा हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टॉपिक हम सब जानते हैं वो होता है एटॉमिक रेडियस। क्योंकि एटॉमिक रेडियस को मुझे क्यों पढ़ना है? देखो हर चीज, चाहे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, चाहे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, सारी बातें ना साइज के ऊपर डिपेंड करती है, और जो साइज वो एटॉमिक रेडियस से क्लियर होगा। एटॉमिक रेडियस क्या है? देखो एटॉमिक रेडियस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू
आउटर मोस्ट सब शेल कैरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना लास्ट सेल तक, वहां के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फॉर सपोज ये कि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऐसे शेल्स बनी हुई हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस है। और एक जनरल बिहेवियर क्या कहता है कि इन जनरल एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, मतलब जनरली ये बात बोल रहा हूं, लेकिन अब हम ग्रुप में नजर डालेंगे, देखते हैं कि इंक्रीज करती है नहीं करती है। पर बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है जी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सब शेल कैरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर होगा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक नई शेल ऐड हो जाती है। जैसे बोरॉन फैमिली में मान लो बोरॉन में 1 है, एल्यूमिनियम में 2 है, गैलियम में 3 शेल्स यानी कि मतलब एक रिस्पेक्टिव शेल बढ़ रही है तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी आगे देखते हैं कि होता क्या है। हम एक नजर डालते हैं इसकी एटॉमिक रेडियस के ऊपर। जैसे हमें पता है कि हमारे मेंबर कौन कौन से हैं फैमिली के, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इनकी एटॉमिक रेडियस कैसे पता लगेगी, बोरॉन की एटॉमिक रेडियस है 85 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम की 143 पिकोमीटर, गैलियम की 135 पिकोमीटर, इंडियम की 167 पिकोमीटर और थैलियम के 170 पिकोमीटर, ठीक है ना। मतलब एक चीज क्लियर हुई कि हमें एटॉमिक रेडियस देखते ही एक चीज क्लियर हुई। देखो फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एक शार्प इंक्रीज है जो कि नॉर्मल है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। बट जब हम देखते हैं कि हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ने की बजाय कम हो गया। क्यों कम हुआ इसका रीजन मैं अभी बताता हूं। फिर हम गैलियम से इंडियम पे गए, एक शार्प इंक्रीज हुआ। फिर हम इंडियम से गैलियम पे जब आए, इंक्रीज तो हुआ पर जितना होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हुआ। चलो मैं इसके रीजन देता हूं। देखो अगर एक्सप्लेनेशन देनी है, अब मैं ये बात कह सकता हूं कि इन बोरॉन फैमिली there is no regular increase as we move down the group, मतलब as we move from boron to aluminium there is a sharp increase in the atomic radius। क्लियर हो गई ये बात। अब एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाकर साइज डिक्रीज क्यों हो गया, इसके डिक्रीज होने का कारण है कि जब अपन एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं तो बीच में डी ऑर्बिटल आ जाता है जिसकी शील्डिंग जो है पुअर है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि p ऑर्बिटल की शेप में और d ऑर्बिटल की शेप में फर्क है। फिर d ऑर्बिटल जो है वो उसको प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाता। अगर उसको प्रॉपरली वो शील्ड नहीं करेगा, शील्ड का मतलब होता है सुरक्षा। मतलब कैसे सुरक्षा, ये जैसे न्यूक्लियस है, इससे न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा है इस शेल के अलावा, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया आगे चला गया, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया आगे चला गया, मतलब चार्ज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मान लो एक देसी सी भाषा के लिए मैं बोल रहा हूँ, फॉर सपोज इसके पास 30 किलो जूल चार्ज था, 30 का 30 किलो जूल चार्ज इस शेल को मिल गया, इसने 5 किलो जूल एब्जॉर्ब कर लिया, आगे कितना गया 25, इसने 5 कर लिया आगे कितना गया, यानी कि इसको 20 मतलब 20 किलो जूल रह गया। मतलब यहां से 30 किलो जूल चार्ज चला और इसको कितना मिला 20 किलो जूल। अगर किसी कारणवश जैसे ये 5-5 किलो जूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका साइज प्रॉपर ना होता, ये 5 की जगह 3 किलो जूल एब्जॉर्ब करता, तो आगे कितना चला जाता 22, है ना। 22 चला गया, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा चला गया तो इसकी साइज यहाँ होने की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, तो साइज डिक्रीज हो गया। यही केस यहाँ से एल्यूमिनियम से गैलियम में हुआ, मतलब एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इंडियम और टीएल के केस पे। मतलब आईएन और टीएल के केस में जाकर ऐसा कोई शील्डिंग इफेक्ट तो नहीं आता है, बट वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से टेरुलियम का साइज जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना ना होकर 170 रह जाता है, मतलब एक शार्प इंक्रीज नहीं आया, ठीक है ना। मतलब अब देखो, मतलब साइज बोरॉन से एल्यूमिनियम पे इंक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम पे डिक्रीज, गैलियम से इंडियम पे इंक्रीज, इंडियम से टैलियम पे जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हुआ। यानी कि एक रेंज अगर लेनी पड़ी तो ऐसे हो जाएगी, वो बोरॉन से बड़ा साइज है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है Ga से बड़ा साइज है In का, और In से थोड़ा सा बड़ा साइज है Tl का।
अब देखो, अब जो जो चेंजेस इसके साइज में आए हैं ना, वही चेंज जो है वो अब इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज है क्या। न्यूक्लियर चार्ज वो मतलब जैसे न्यूक्लियस है, इसने अपना चार्ज भेजा, मतलब न्यूक्लियस चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से साइज कम होता है, साइज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। उस सारे फैक्टर जो है न्यूक्लियर चार्ज पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो डिसाइड करेगा एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस आप क्लियरली पता कर चुके हो, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इस इररेगुलर ट्रेंड का जो फर्क पड़ेगा वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे सबसे पहला फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहला फैक्टर है ना। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release an extra electron from isolated gaseous state। मतलब वो कम से कम एनर्जी जो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से निकालने के लिए। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर शेल्स है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको मैंने कुछ एनर्जी देनी है ताकि ये यहाँ से बाहर निकल जाए। न्यूक्लियर चार्ज इसको बांध के रखे हुए हैं, हमें एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि यहाँ से बाहर चले। देखो मैं ना मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम शब्द का बहुत ज्यादा मतलब है। मतलब कैसे क्लियर करता हूं मैं इसको। सपोज हम एक दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं भैया पेंट दिखाओ। मान लो हमें 50 पेंटों में से एक पेंट पसंद आ गई। वो कहेगा भैया वैसे तो हम ये पेंट 1100 की बेचते हैं, पर आपके लिए हम ये 900 में लगा देंगे। अब हमारी क्या टेंडेंसी है कि हमने उस दुकान से सबसे अच्छी पेंट लेनी है और रेट भी सस्ता लेना है। हम उसे कहेंगे भैया 900 तो नहीं, 650 ले लो। मतलब वो न्यूनतम अमाउंट ऑफ मनी जो हम चाहते हैं उस पेंट को रिलीज कराने के लिए। उसी के साथ आप इस डेफिनेशन को समझेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ पेंट फ्रॉम द शॉप, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब इन जनरल जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। लेकिन जब मैं इन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज पे नजर डालता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? इसकी 800 पिकोमीटर 800 किलो जूल है। इसकी एनर्जी अब साइज बढ़ गया तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी कि इसकी एनर्जी जो है वो 577 किलो जूल है। मतलब देखो यहां तो ये बात क्लियर हो गई ना कि इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पे गया एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज हो गई। मतलब डिक्रीज चाहे ऑलमोस्ट सेम ही है, पर डिक्रीज तो हो गई, इंक्रीज तो हो गई ना। इससे बाद 558 और ज्यादा कम हो गई, उसके बाद 590। अब ये बात क्लियर करो, देखो यहां से यहां तक डिक्रीज होती है जो इस बात को फॉलो करता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। पर यहां से यहां पर डिक्रीज होने की वजह से बजाय इंक्रीज हो गई। उसका कारण क्या है? ओवर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। अब यहां से यहां पे डिक्रीज हो गई, क्लियर है, क्योंकि साइज बढ़ गया। अब यहां से यहां पे डिक्रीज होने की वजह से बढ़ गई। सर साइज तो बड़ा है, फिर क्यों कम बढ़ गई? क्यों बढ़ गई कि जितना इसका साइज होना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, उससे थोड़ा सा कम बढ़ा। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गई। मतलब देखो बच्चों, जो साइज है वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। एक जनरल ट्रेंड था कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर आयनाइजेशन एनर्जी कम हुआ करेगी क्योंकि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ करेगा, पर साइज की वेरिएशन की वजह से एनर्जी में भी वेरिएशन साफ नजर आ रही है। ठीक है, कैसे नजर आ रही है? पहले एनर्जी थी, उससे कम डाउन गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डाउन गई, फिर इंक्रीज हो गई। यानी कि ये सारे फैक्टर जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो इससे आगे करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से अगला टॉपिक
जो हमारा होता है वो वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो टेंडेंसी है एक एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो अब डाउन द ग्रुप जो चीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी of an atom to attracts the shared pair of electron toward itself। मतलब अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज को फॉलो करेगी और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एटॉमिक रेडियस को फॉलो करेगा। जैसा जैसा आयनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आया वैसा वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन आएगा। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इतना एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भैया देखो बोरॉन एक टिपिकल मेटल है, नॉन मेटल है, उस तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीमित है। लेकिन इसके बाद सभी जो एलिमेंट है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं और मेटल्स की जो टेंडेंसी है टू लूज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। यहाँ पर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी एक रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करेंगे। वैसे तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि भैया नॉन मेटल्स का केस है, नॉन मेटल्स डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ गेम हो गई। क्या हो गया? क्योंकि नॉन मेटल तो अकेला बेचारा बोरोन ही रह गया, बाकी सब में तो मेटालिक कैरेक्टर है। अब मेटल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में तो एक रेगुलर डिक्रीज आ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट तो आप सबको मालूम ही है, नहीं मालूम मैं फिर भी बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, है ना? कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। या देसी भाषा में अगर आपको क्लियर ना हो तो देसी भाषा में बहुत आसान है इसको क्लियर करना। वो क्या कि भैया वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज बॉयल होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और डाउन द ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं क्योंकि साइज बढ़ रहा है। चलो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब अगली बात आई मेल्टिंग पॉइंट पे। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बोरॉन का बहुत हाई है। क्यों हाई है? मतलब बोरॉन एक डार्क ब्लैक कलर का मटेरियल है। आज आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो बोरॉन है साइज भले ही इसका छोटा है पर ये एक जेंट मॉलिक्यूल है। मतलब एक जेंट किसको बोलते हैं? दानव को। बड़ा सा राक्षस होता था ना उसे जेंट बोलते हैं। अब जेंट मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जेंट पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से, हैवी साइज होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट में भी वेरिएशन है। अब गैलियम की अगर मैं बात करूं, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 303 किलो जूल है, बहुत ही कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि ये बेचारा सिर्फ Ga2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जुड़ा ही नहीं हुआ किसी से, कैटिनेशन वैल्यू ही नहीं है, नॉन पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अनएक्सपेक्टेडली सबसे कम है। ये पेपर में बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि अनएक्सपेक्टेडली गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तब आप ये क्लियर करोगे कि ये Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइज छोटा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल से ज्यादा होता है, तो बच्चे के मन में ना यही चलता रहता है। फिर वो बोरॉन के ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं कि आउट ऑफ दीज व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे क्या सोचते हैं, यार डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ कुछ और बातें हैं। क्या कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है क्योंकि ये जेंट पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डाउनवर्ड जाते जाते इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो ही नहीं है, हम सब जानते हैं, ठीक है।
तो उस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट में ये वेरिएशन आती है। तो बेटा देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगला टॉपिक होता है डेंसिटी। डेंसिटी तो हम सब जानते ही हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली तो इन एलिमेंट्स को हम डेंसर एलिमेंट कहते हैं, पर ये लाइटर एलिमेंट भी है क्योंकि एल्यूमिनियम और बोरॉन की डेंसिटी वैसे कम ही होती है। और इसके बाद डाउन द ग्रुप जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, हम सब जानते हैं क्योंकि मास ऑलमोस्ट डबल हो जाता है बट वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल नहीं हो पाता है। तो बेटा ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का ब्यौरा सा। क्या था कि हमने देखा एटॉमिक रेडियस को, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को, आयनाइजेशन एनर्जी को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, इन सारे फैक्टर्स को हमने क्लियरली पढ़ने की कोशिश की। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर देना। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूँ, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक तो फिजिकल प्रॉपर्टी थे, फिजिकल एस्पेक्ट थे कि हार्ड है, सॉफ्ट है या क्या है, मतलब सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है, बोरॉन है वो नॉन मेटल है, ये भी बातें क्लियर हुई। अब हमें इसके केमिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमेशा याद रखो कि सबसे पहले नेचर ऑफ कंपाउंड पढ़ो कि कंपाउंड्स का नेचर क्या होगा। तो बेटा देखो ये बात तो फॉर्मली क्लियर है कि जो बोरॉन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 के 3 शेयर करेगा, यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवलेंट कंपाउंड। बस आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि अगर इसके तीनों इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाते हैं किसी के साथ, तब भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। अब इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट। ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो एसिड है। तो शॉर्टली हमें ये चीज यहाँ थोड़ी सी क्लियर हो गई कि इसके जितने भी कंपाउंड होंगे वो ऑलमोस्ट एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ये चीज आप हमेशा समझकर चलोगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब एक्सेप्ट करेंगे, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ल्यूइस ने बताया था हमें कि एसिड होते हैं। इससे अगला एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है, पर एक्वस कंडीशंस में, कौन सी कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में ये Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में आयनाइज हो जाता है। एक्वस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी को ओवरकम कर देती है, यानी कि लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर देगी। वो ओवरकम होने की वजह से अब ये एक्वस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड देगा और नॉर्मल कंडीशंस में ये कोवलेंट कंपाउंड देगा। और डाउनवर्ड जाते जाते तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा रास्ते में। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा। चलो हम चैप्टर में आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये मुश्किलें हमारे लिए बढ़ेंगी। देखो हमारे लिए तो खैर क्या मुश्किलें बढ़नी है, बस वही है कि कोवलेंट बॉन्ड बनना है या आयनिक बॉन्ड बनना है, यही चीज हमें क्लियर करनी है। तो सबसे पहले मतलब ये चीज हमारी क्लियर हुई कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे, कि कोवलेंट होंगे जी, आयनिक होंगे एक्वस कंडीशंस में। अब मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, वो क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि हम इसके बॉन्डिंग क्राइटेरिया को क्लियर करके चले। अगर हम इसका बॉन्डिंग क्राइटेरिया क्लियर करेंगे ना तो आगे आने वाली 4-5 प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे हाथ में आ जाएंगी। जैसे मुझे क्लियर हुआ करेगा यार भैया ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं जाएगा, यानी कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसने शो कर भी दी, 3 नेगेटिव भी कर दी, कुछ भी है, शेयरिंग करेगा, नॉन मेटल है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट Tl के पास जाकर +3 की जगह +1 हो जाएगी, ठीक है ना। Tl के पास जाके अभी जैसा बोला कि +3 की जगह +1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा।
इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np1, इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, रिलक्टेंस का मतलब होता है मना करना, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाके वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ी, सोचना है सारा कुछ। वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ने से साइज कम हो गया, साइज कम होने से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ने से ये s इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक हो गए, अब ये बाहर नहीं जा सकते तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि Tl+3 की जगह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन में आज तक देख चुका हूं कि आउट ऑफ TlCl3 एंड TlCl विच इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, TlCl। क्यों, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। और इसका रीजन हम लिखा करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब ये चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मैं ये चीजें क्लियर करके आगे चलूंगा तो मुझे आगे पढ़ाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि सर पहला टॉपिक करे जा रहे हैं, रिएक्ट टॉपिक तो थर्ड चल पड़ा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मुझे पहला टॉपिक कराने के लिए ये दोनों बातें बतानी जरूरी थी, मतलब आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी जरूरी थी कि स्ट्रक्चर या कंपाउंड कैसे बनेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कैसे करेगी, कौन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, कौन लेने की कोशिश करेगा, सारी चीजें क्लियर करके ही हम आगे को बढ़ेंगे। तो सबसे पहली अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड की फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हाइड्रोजन के साथ लिंक करते हैं, जो ये स्पीसीज बनाते हैं उन्हें हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बोरॉन की ही करूंगा। क्यों करूंगा भैया, फर्स्ट मेंबर है फैमिली का, तो बोरॉन की ही बात करूंगा ना। तो बोरॉन जो हाइड्राइड्स बनाएगा ना बच्चों, वो दो फॉर्म में बनाएगा, BnH2n+4, BnH2n+6। जब BnH2n+4 की फॉर्म में बनाएगा, इसको हम बोलेंगे निडोबोरेन। जब भी बोरॉन हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है, जो भी ये स्पीसीज बनाता है उसे बोरेन बोलते हैं, और इस फॉर्म को निडोबोरेन बोलेंगे और इस फॉर्म को एरिकेनोबोरेन। मतलब ये निडो और एरिकेनो हमारी इंग्लिश के लेटर नहीं है, पर इसका मतलब हमें पता है। इसका मतलब होता है नेस्ट, मतलब घोंसला। एरिकेनो का मतलब होता है स्पाइडर। देखो स्पाइडर क्या है, जैसे आपने देखा होगा स्पाइडर ऐसे जाले वाले ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ना, ऐसे ऐसे जाले से वाली स्ट्रक्चर बना लेता है, ये स्पाइडर का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही नेक्स्ट मतलब घोंसला, ये घोंसले की तरह स्ट्रक्चर होगी। इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री में आपको अभी करा देता हूं। जैसे BnH2n+4, पहला कंपाउंड बनेगा B2H6, ये है बोरेन, ये हमारी केमिस्ट्री में है। और ये जो कंपाउंड है एज इट इज कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं यही डिस्कस कर लेता हूं, है ना। इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है B2H6 की। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ये BH, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये ठीक है ना, मतलब देखो ये डॉटेड लाइन है, इनका भी महत्व है, ये डार्क लाइन है इनका भी। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है 97 डिग्री का है और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। कुछ बुक्स में 119 का लिखा हुआ है, तो इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो 178 पिकोमीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो 134 पिकोमीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो 119 पिकोमीटर है। देखो ये स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का B2H6 और
C2H6 देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। यहां पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, मतलब टोटल 12 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। और ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर बनती है ये, ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 14 होते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर में 12 है। क्यों 12 है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, कमी है इनके पास इलेक्ट्रॉन की। अब ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन या इलेबोरेट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। मैं आपको ये यहीं पे इलेबोरेट कर देता हूं थोड़ी सी, मतलब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर B2H6 की मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियर करके बना देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हें क्लियर नहीं होगी, यहां पर क्लियर करके बना देता हूं मैं। देखो ये है बोरॉन और ये भी है बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H H H H। देखो हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए 97 डिग्री, ये होना चाहिए 120 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस 178 पिकोमीटर, ये वाला डिस्टेंस 119 पिकोमीटर और ये वाला डिस्टेंस 134 पिकोमीटर। मतलब अगर हम इतने डायमेंशंस लिख देते हैं ना तो नंबर हमारे ऐसे ही पूरे में लग जाते हैं, हमें मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। बट फिर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैं एक चीज और बना रहा हूं, ये देखो, ठीक है। अब यहां से सारा कुछ क्लियर करूंगा मैं कि देखो डाइबोरेन है आपके सामने है, इसमें 1 2 3 4 ये वाले 4 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलना है। क्या बोलना है? टर्मिनल हाइड्रोजन। इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है इनको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ब्रिज्ड हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? यहां पे एक नई कंडीशन है, वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है ये, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो 2 पर बटे हुए हैं 3 जगह, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन तो 2 पर बटे हुए हैं 3 जगह। जैसे आपने कभी फैन को घूमते हुए देखा है, वो हर जगह होता भी है हर जगह होता भी नहीं। जैसे ये देखो, ये बॉन्ड इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी, ऐसे ही देखो ये बॉन्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ऐसे ही ये वाला इधर भी है इधर भी। तो इसको ब्रिज्ड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स इसको बनाना बॉन्ड भी लिखती है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन B2H6, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद इसको इलेबोरेट कर दोगे। वो कैसे कि देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन फॉर्मिंग ब्रिज्ड बॉन्ड या बनाना बॉन्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर एंड फॉर्मिंग 97 डिग्री एंगल। मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे, आपको 3 मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। मतलब अगर इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको लिखनी हुई तो वो भी बहुत आसान है। वो कैसे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था जी, लिथियम हाइड्राइड लिया, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था, लिथियम हाइड्राइड लिया और B2H6 बना दिया। अब इसको बैलेंस अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ले लेना क्योंकि हाइड्रोजन मुझे 6 चाहिए, ठीक है। और यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेना, देखो ऐसे, तो 2 B भी मिल गए, 6 हाइड्रोजन मिल गए और 6 LIF बाहर निकल गए बाय प्रोडक्ट में। तो ये इसका मेथड है प्रिपरेशन का, आप इस तरह कर दोगे तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। मतलब यहाँ पे आपको टॉपिक में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब ये तो मैंने सिर्फ बोरॉन के हाइड्राइड की बात की, ऐसा नहीं है कि बाकी मेंबर्स जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाते, बाकी मेंबर भी हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी तो मैंने बोरॉन के हाइड्राइड की बात की, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्राइड सिर्फ बोरॉन ही बनाता है, बोरॉन फैमिली के सभी मेंबर हाइड्राइड बनाते हैं, ऐसा जैसे मैंने अभी बोला, ठीक। अब इसको कैसे क्लियर करना है मैं आपको बताता हूं। मतलब जितने भी हाइड्राइड्स अब बाकी मेंबर बनाते हैं वो सारे पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाते हैं, और पॉलीमरिक हाइड्राइड में भी सेम ऐसा ही हाइड्रोजन एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड होगा,
ठीक है, या ऐसा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऐसा बॉन्ड होगा, पर जितने भी हाइड्राइड बनेंगे वो पॉलीमेरिक टाइप के बनेंगे। क्लियर हो गई ये बात। और ये इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाएगी। हमारे सिलेबस में पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ, अगर किसी बच्चे को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बट साइज ऑफ वीडियो को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये जो एक्सप्लेनेशन नहीं करनी चाहिए आगे। चलो, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड का क्या मतलब है? जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड थी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, अब हैलाइड्स है हेलोजन के साथ। हेलोजन कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इनको हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें समुद्र से मिलते हैं और समुद्र से मिलने वाली हर चीज को अपन हेलोजन बोल देते हैं, तो ये हेलोजन फैमिली है। तो जैसे हैलाइड्स तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड और बोरॉन ट्राइआइड, यानी कि सभी हैलाइड्स पॉसिबल हैं। अभी हम बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, बोरॉन ट्राइआइड। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि ये हैलाइड्स का नेचर क्या है, तो इनका नेचर तो है भैया एसिडिक। मैंने ब्लैंकली कैसे बोल दिया, क्यों ना बोलूं, ये बात मुझे लुईस ने क्लियर कर दी थी। वो क्या क्लियर किया था कि इसके ये जो कंपाउंड बनेंगे, चाहे बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो, है ना, सभी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो यहां पे थोड़ी सी केमिस्ट्री में ना मिस्ट्री है। वो क्या? लुईस ने हमें बात बोली, तो अगर कोई पूछे कि आउट ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होता है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये फटाफट एक्सेप्ट करेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया BF3, है ना। और इससे कम हो गया BCl3, और उससे कम हो गया BBr3, और उससे कम हो गया BI3। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया ये, सबसे स्ट्रॉन्ग BF3, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI3। लेकिन देखो ये बात सच है, लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होते हैं, हम सब जानते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं जुड़ा हुआ होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये सारी बातें इस चीज को प्रूव कर दी कि BF3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट फिर भी ये ऑर्डर जो है वो गलत है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो BI3 है। सोचने की बात है ना, क्यों स्ट्रॉन्ग है? देखो, as we move down the group, as we move down the group, मैंने कहा था ना एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पंगे लेंगे। as we move down the group, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्लियर की थी मैंने बात। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। और जैसा हम जानते हैं कि बोरॉन तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, बोरॉन तो नॉन मेटल है, ये तो लूज ही नहीं कर रहा, तो बोरॉन तो रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? BF3 से स्ट्रॉन्ग BCl3, BCl3 से स्ट्रॉन्ग BBr3 और BBr3 से स्ट्रॉन्ग BI3। ऑर्डर बन गया ये। वैसे तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका आंसर यहीं तक क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं। इससे ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसकी एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है क्लोरीन की, फ्लोरीन से ज्यादा। ये फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख सकता है। फिर इससे ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसकी डेल्टा H वैल्यू ज्यादा है ब्रोमीन की। फिर इससे ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है आयोडीन। मतलब आप लोग तो इतने से आंसर में जी सकते हो कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई दो में भी कर ले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप क्या क्या आंसर लिख सकते हैं। यहां से यहां एफिनिटी पे, यहां से यहां डेल्टा H वैल्यू पे, यहां से यहां रिड्यूसिंग नेचर पे। क्लियर हुआ? ऐसे एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये तो बोरॉन के हैलाइड्स की बात हुई, बाकी फैमिली भी तो हैलाइड बनाती है ना। तो बाकी फैमिली भी हैलाइड बनाती है, जैसे एल्युमिनियम हैलाइड बनाएगा, ठीक है।
एल्यूमिनियम हैलाइड बनाएगा जैसे Al2Cl6, सर AlCl3 क्यों नहीं लिखा है, सीधा ही Al2Cl6 क्यों लिख दिया? उसका कारण क्या है, Al2Cl6, ठीक है ना। AlCl3 ना लिख के Al2Cl6 क्यों लिख दिया? क्योंकि एल्यूमिनियम कैन फॉर्म डाइमर। ये भी क्वेश्चन होता है कि एल्यूमिनियम डाइमर बना सकता है या नहीं बना सकता, तो एल्यूमिनियम जो है वो डाइमर बनाएगा और बोरोन डाइमर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? सिंपल सी बात है, बोरोन का साइज छोटा है, ठीक है। दूसरी बात, बोरोन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। एल्यूमिनियम का साइज भी बड़ा है, एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल भी है, लेकिन होगा क्या, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ऐसे ही ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब ये वाला क्लोरीन इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही ये वाला क्लोरीन इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये ऐसे डेटिवनेस की वजह से Al2Cl6 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स हमारे क्लियर हो जाते हैं ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। देखो आयोडीन के साथ तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट है, I2 की फॉर्म में आने के बाद वहाँ से उस रिएक्शन को छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इसके ऑक्साइड्स जो बनेंगे वो M2O3 टाइप बनेंगे। M कौन कौन है? बोरोन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी, गैलियम भी, ठीक है। मैंने M वैसे लिख दिया कि जनरल के लिए होता है। तो इसके ऑक्साइड M2O3 टाइप बनेंगे और जितने भी ऑक्साइड्स इसके बनेंगे जैसे लिख ही देता हूँ यार, जैसे पहला ऑक्साइड है B2O3, दूसरा ऑक्साइड है Al2O3, तीसरा ऑक्साइड है Ga2O3, है ना। इसके बाद In2O3, PlO3। अब देखो सर इसे ऐसे जोड़ों में भी लिखा क्योंकि ये बेसिकली एसिड है और ये बेसिकली एम्फोटेरिक है। देखो मैं यहीं पे सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ और ये बेसिक है। क्लियर हो गया नेचर कि as we move down the group the basic strength of oxides of boron family increases। बेसिक स्ट्रेंथ जो ऑक्साइड्स की है वो इंक्रीज करेगी, मतलब ऑक्साइड्स तो सभी बनाएंगे, बन रहे हैं। बोरॉन ऑक्साइड एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है और ये बेसिक है कि डाउन द ग्रुप जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ठीक है। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स का तो हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन बेटा देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो सीबीएसई एग्जाम्स के हिसाब से है, ठीक है ना भाई। आजकल बच्चे लॉकडाउन की वजह से घर बैठे, तो हम तो सीबीएसई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सीबीएसई एग्जाम्स का जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे फिर समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। अगर मैं यहीं पे ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा वो पढ़ेंगे भी उसी हिसाब से, और सीबीएसई में ऐसा कुछ इतना आता नहीं है। तो मुझे सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी की हद में रहकर पढ़ाना है। तो जितना जितना मेरी बुक में एक्सप्लेनेशन है मैं उतना उतना आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हम सभी जानते हैं कि जब इस फैमिली का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। जब इस फैमिली का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इस फैमिली का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। मतलब अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो Al2O3 प्लस वाटर, आंसर क्या आ गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया ना आंसर। बाकी जो बाय प्रोडक्ट निकले उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये सीखना है कि हाइड्रोक्साइड बनता कैसे। और हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा।
हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, मतलब हाइड्रोक्साइड बना कैसे, उसके ऑक्साइड्स को वाटर ने रिएक्ट किया, हाइड्रोक्साइड बन गया, और इनके हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, मतलब हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया। एक प्रॉपर्टी मेरा मन हो रहा है, मैं बता दूं तुम्हें, वो क्या, ठीक है। अब मैं एक आधी प्रॉपर्टी ना आपके साथ यहां और डिस्कस करनी चाहता हूं, कर लेते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट और लग जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो इसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलीज एंड एसिड्स। अब ये बात तो क्लियर है कि जैसे बोरोन है, हम पहले ही कह चुके हैं भैया वो रिएक्ट नहीं करता, बोरोन अल्कलीज और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ एल्यूमिनियम करेगा, अगर एल्यूमिनियम की HCl से साथ रिएक्शन देखनी है तो AlCl3 रिएक्ट कर रहा है, अगर एल्यूमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखनी है तो Al2SO4 बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन देखनी है तो वो रिएक्शन नहीं, मतलब एसिड्स और अल्कली के साथ बोरोन रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, या रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो रिएक्ट करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं यहां पर कि एल्यूमिनियम, आप सोच भी नहीं सकते कि जब एल्यूमिनियम अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जैसे सोडियम मान लो एल्यूमिनियम है, इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ करूं वाटर की प्रेजेंस में, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब एल्यूमिनियम सोच सकते हो आपकी सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता था, मतलब ऐसा ही है कि रिएक्ट होने के बाद कंपाउंड्स अपनी सारी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। यही बात हम आपको क्लियर करते हैं कि रिएक्शन क्या है, जब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। अब हमारा एक लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं मैं कह सकता, एनामोलस बिहेवियर से पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। वो क्या था कि जब हमने डाइबोरेन बनाया B2H6, जब मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, तो ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाता है इंटरमीडिएट, लेकिन एंड में जो प्रोडक्ट आता है B3N3H6, ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? B3N3H6 की। ये क्या है? ये है बोराजीन। बोराजीन यानी कि इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये मैं टॉपिक क्यों करवा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत बार पेपर में आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बोराजीन। तो बोराजीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह ही होता है, जैसे BNB ऐसे, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह है, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये है बोराजीन का स्ट्रक्चर। अब ये जो बोराजीन का स्ट्रक्चर है, इसको क्लियर करने के लिए इसे मैं बेंजीन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? पहली बात, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन के साथ मैच करती हैं। दूसरी बात, ये बेंजीन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, पर जो प्रॉपर्टीज की बेंजीन के साथ मैच नहीं करती वो क्या, कि बोरॉन का फिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के अनफिल्ड ऑर्बिटल के साथ पी पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, बेंजीन लिविंग है, कार्बन मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब आपको तो पेपर में सिर्फ इतना सा आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन बोराजीन। आपने क्या करना है, रिएक्शन करके दिखानी है, बोराजीन बना देना है, और बोराजीन का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा एक्सप्लेन कि इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो बेटा ये है बोरॉन फैमिली। मतलब बोरॉन फैमिली में हमने थोड़ा सा बोरॉन इस फैमिली के एलिमेंट्स को जाना, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर उसके केमिकल एस्पेक्ट किए,
अब इससे फर्दर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। हाँ, आपको इस फैमिली से जितना मैंने अभी समझाया उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप प्लीज मुझे इनबॉक्स किया करो। गुड आफ्टरनून।